वाकई छोड़ के हमने तो किसी की टांगें नहीं तोड़ी, हमने तो किसी के दफ्तर नहीं जलाए। तो बौखलाहट का शिकार है, बौखलाहट का शिकार है, घबराए हुए हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत आने जाने वाली बौखलाए हुए इसलिए क्योंकि आपने कहा है उनको कि हम पंजाब हुकूमत साहब को अलग कर देंगे, इसलिए बौखलाहट का शिकार है। और उनको ये सोचना चाहिए, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, इसमें कोई ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है। मेहंदी खान साहब पीपल्स पार्टी इसको बड़ा सीरियस ले रही है कि इनके हाथ से इक़्तिदार छिन रहा है। अच्छा, और बात सिर्फ मेहंदी खान साहब इक़्तिदार की है क्या, सिर्फ कि वो पंजाब हुकूमत आपके पास मिनिस्ट्री नहीं रहेंगी पंजाब की, इसलिए ये रद्द-ए-अमल इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आपके मिनिस्टर की जानिब से इनके खिलाफ सामने आ रही हैं? बात सिर्फ मिनिस्ट्री से इक़्तिदार की हद तक है या कुछ और बात है? मेहंदी खान साहब लाइन पे मौजूद है हमारे साथ? जी जी, बात वो फरमा ये रहे हैं कि बात सिर्फ क्या इक़्तिदार की है, पंजाब की मिनिस्ट्रीज आपसे छीन ली जाएंगी, इसलिए इस पर ये मुज़ाहमत या रिएक्शन आपका आ रहा है सामने स्ट्रॉन्ग, या कोई और वजह इसके पीछे? देखिए, बात सीधी सादी सी ये है कि जब आपके जो इत्तेहादी हमारे साथी इत्तेहादी रहे मरकज में भी, ये खुद ही वहां से गए, और इसके अलावा हमारे जो इत्तेहादी हैं एमक्यूएम हो या एएनपी हो, दे आर विद अस। वो अगर गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं है तब वो ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को ड्रिल करने में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। अगर डिस्पैशनेटली, पेशेंटली, सुकून के साथ आप थोड़ा सा मेरे भाई इसको एग्जामिन करें कि अगर आप वहां से पीपुल्स पार्टी के मेंबरों को निकालते हो तो उसका मुतबादिल ये यूनिफिकेशन ब्लॉक होगा, और ये लोटे हैं ये मुशर्रफ के साथ सर्व करते रहे हैं। आपके पास मॉरल स्टैंड क्या होगा जब अपनी के साथ आप वहां पंजाब में बैठोगे? मैं सियासत क्या होगा, उसूली सियासत की बात करते हैं, मतलब उनके लोटा ग्रेसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनको बाकायदा हाउस ने वोट देके मानिका को अलग जो है वो एक पार्लियामेंट, और वो कोई उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन नहीं कर दिया, उनका अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक है। जैसे पीपल्स पार्टी से हमारा मुआहदा था वैसे उनसे मुआहदा हो रहा है। कोई ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम लीग नून में अगर भी वोट मैं आरिफ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर रहा हूं। एंडी खान साहब लाइन पे रहिएगा, के साथ तो आसिफ अली जरदारी साहब भी बैठ के चाय पीते थे, सिगार पीते थे। एंडी खान साहब लाइन पे रहेगा हमारे साथ। डॉक्टर आरिफ अलवी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करें। आरिफ साहब, आपके नजदीक ये होने क्या जा रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर, ये क्या हो रहा है? आपके सामने रख रहा हूँ कि मीसाक़ जमहूरियत जो है ये कौम के साथ एक फ्रॉड है, कि क्या हुआ उस मीसाक़ जमहूरियत का कौम के साथ, क्या बेनिफिट मिला है उसको। आप ये बताइए कि एक नुक्ता सबसे अजीज़ है इनको, और वो नुक्ता ये है कि एक दूसरे की हुकूमत को हमने डिस्टर्ब नहीं करना, मगर कौम के पास डिलीवरी किस चीज़ की है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये महलाती साजिशें हैं, इसका अवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये आपस के अंदर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, कभी एमक्यूएम, कभी एएनपी, कभी जेयूआई, और ये सारे कोलिशन पार्टनर्स एक दूसरे के साथ हिस्से करते हैं और बांटते हैं। मगर मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि ये एक आर्टिकल के ऊपर ये सारी बहस चल रही है अंदरून खाना। देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखिए, जिन नुकात पर इन्होंने इतराज़ किया उसका कौम से क्या ताल्लुक़ है? कौम की महंगाई के अंदर क्या हशर हो रहा है? कौम क्या लोग कोई भाई साहब 3 साल में आपने क्या अचीव किया? ये इस कोalition ने क्या अचीव किया यार? इनकलाबी एजेंडा तो फैशन आ रहा है ना। ये इनकलाबी एजेंडा तो इनकलाब की जो हवा चल रही है मशरिक़ वुस्ता से, इस वजह से इनको ये ख्याल हुआ कि कुछ करो और कुछ कहो। सिर्फ इस अवाम के प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए दोबारा इनकलाब की बातें करने लगे हैं और चैलेंज करने लगे, वरना आज तक क्या चैलेंज हुआ? अच्छा, यानी इनकलाब की आवाज भी अगर उठ रही है तो अवाम की खातिर नहीं, वो सिर्फ इक़्तिदार की खातिर, सिर्फ इक़्तिदार की खातिर उठ रही है। इक़्तिदार को नवाज शरीफ ने ठोकर मारी है, वफाक की हुकूमत करते हैं आप इस बात से कि सिर्फ इक़्तिदार की खातिर जो है ये आवाज उठ रही है इनकलाब की। दुनिया में कभी भी कोई इनकलाब हुकूमत में बैठ के नहीं आता, चाहे वो सूबे की हुकूमत में हो, मरकज़ की हुकूमत में हो, वज़ीर आला बन के हो या वज़ीर आज़म या गवर्नर बन के कोई आदमी हुकूमत में मौजूद हो, वज़रा मौजूद हो, तो कभी इनकलाब नहीं था। फ्रांस के इनकलाब भी वो लोग लाए थे जो इक़्तिदार में नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब भी वो लाए थे जो हुकूमत में नहीं थे। इसी तरह से यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जब भी तब्दीली आएगी तो बाहर वाले लाएंगे, क्योंकि हुकूमत से मायूस होकर इनकलाब लाया जाता है। बताए चीन का इनकलाब जो है हुक्मरान था, वो ऐसा नहीं होता। इसलिए ये तो जो है ये चाय के कप के ऊपर एक इनकलाब आ रहा है। अच्छा, और ये जो है ये बातूनी इनकलाब जो है कभी दुनिया के आवाम के काम नहीं। इनकलाब की जो बात करें जो मिस्र और वहाँ पे जो लहर चल रही है इस वक्त, क्या आप समझते हैं कि इन दो, ये जो आप कह रहे हैं ये भी हुकूमत में वो भी हुकूमत में, क्या हमारी हुकूमत इस वक्त आ गए है उस चीज़ से जो प्रेशर यहाँ पर भी बिल्ड हो सकता है, और यहाँ पर भी क्या ऐसी चीज़ें सड़कों पर ऐसी सूरत देखी जा सकती है? यहाँ पर भी जो है अवाम सख्त तंग है। अच्छा, क्योंकि मजहबी तौर पर ये जो तो नामूस रसालत का मसला हुआ है, अमेरिका की तरफ से ड्रोन हमले हैं, उसके अलावा जो है जिस तरह से मुसलमानों का खून बह रहा है,
پھر یہاں پر ڈیوس کا جو معاملہ ہے، اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو ابھی آیا تھا جان کیری، یہ دکھایا اس نے یہ کہ میں اس کو ڈیوس کو لینے آیا ہوں، لیکن وہ ریمنڈ ڈیوس کو لینے نہیں آیا تھا، وہ تو آیا تھا ان 2 آدمیوں کو لینے کے لیے جن کے اوپر نہ ایف آئی آر ہے اب تک، نہ جن کی جو ہے گاڑی پکڑی گئی ہے اور وہ ملک سے باہر بھاگ گئے. وہ تو آئے تھے ان کو چھڑانے کے لیے، اور انہوں نے ٹریک کیا اس مسئلے کو. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ اس سلسلے میں نواز شریف صاحب کا بیان میں نے تو نہیں پڑھا ہے. حکومتی اتحاد کا آصف زرداری سے لے کے اور سب جتنے اتحادی ہیں اور ایم کیو ایم سمیت ان کا میں نے تو بیان نہیں پڑھا. آخر اس کے خلاف کیوں نہیں بیان دیا جاتا کہ 2 آدمی جو ہمارے قاتل جنہوں نے زندہ انسان کو کچل کے اور وہ چلے گئے ان کو جو ہے کوئی نہیں ہے ان کا. میں تو کہتا ہوں بیان نہیں، میں کہتا ہوں یہ ملوث ہیں. پاکستان کے اندر سے 2 فارنرز چلے جائیں، ایئرپورٹ سے گئے ہوں گے، یہ ملوث ہیں. یس بالکل، حکومت ملوث ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ چلے جائیں؟ اور انہوں نے آنکھیں میچ لی ہیں. میں کہتا ہوں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں ہے، جو چارٹر آف وفاداری ہے امریکہ کے ساتھ اور ایک دوسرے کے اقتدار کے ساتھ، قوم کے ساتھ دھوکہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اینڈی خان صاحب لائن پہ موجود ہوئیے گا. ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہو گیا، کمرشل بریک ہے. اس بریک کے بعد گفتگو اسے شروع کرتے ہیں کہ واقعی میں چارٹر آف ڈیموکریسی حقیقی معنوں میں جمہوریت جو ہے اس کے اصولوں کو یا پھر اس کو قائم کرنے کے لیے سائن کیا گیا تھا یا امریکہ کی غلامی میں سائن کیا گیا تھا؟ کیا ہے یہ سب کچھ، اور ملک کی سیاست کا رخ کیا ہے، آگے چل کر کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، سب کچھ جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ہمارے دیکھتے رہے گا دی پلس. ویلکم بیک ٹو دا پلس. یہاں پر بات ہو رہی ہے اس وقت کہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو کشیدگی بڑھ رہی ہے یہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اس وقت ملک کی سیاست کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اس وقت کیا واقعی میں حکمران سنجیدہ ہیں ملک کے مسائل کو لے کر، اور جس بحران کا سامنا عوام کو ہے اس بحران سے نجات دلانے کے لیے حکمران سنجیدہ ہیں بھی یا نہیں. اینڈی خان صاحب سے پوچھوں گا سوال یہ کہ اینڈی خان صاحب یہاں پہ بات ہی اٹھ رہی ہے کہ انقلاب آئے گا، وہ انقلاب جو مصر میں آیا، وہ انقلاب جو تیونس میں آیا، وہ لہر جو ہمیں اب لیبیا میں نظر آ رہی ہے وہ پاکستان کا رخ بھی کر سکتی ہے اس وقت، اور کیا آپ کو اندازہ ہے ایسی صورتحال ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ ویسے بڑی نادانی کی بات ہے کہ پاکستان کا موازنہ جو یہ ہے ایجپٹ سے کر رہے ہیں یا لیبیا سے کر رہے ہیں یا مڈل ایسٹرن کنٹریز سے جہاں سلطنتیں ہیں، آمریتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، جہاں 40-42 سال سے ایک بندہ بیٹھا ہوا حکومت کو چلا رہا ہے. دیر از نو ریلیونس. آپ کے یہاں ڈیموکریسی ہے، آپ 2013 میں آ کے حکومت کو چینج کر سکتے ہو بائی دا ول اینڈ اتھارٹی آف دا کامن مین. کوئی دیر از نو ریلیونس. یار تاریخ کو پڑھو. جی جو کہا تھا عظمت فیض نے کہا تھا کہ سب سے بڑا انقلاب فرانس کے انقلاب کے بعد ایران نے دیکھا ہے. کوئی لیڈر ہے اس اسٹیچر کا؟ اور ریولوشن آتا ہے جو لیو ٹالسٹائی نے کہا ہے کہ مورل سینکشن کے ساتھ سب سے بڑا تاریخ میں ریولوشن آتا ہے. سرکار دو عالم ریولوشن لائے تھے بیسڈ آن دا مورالٹی. پاکستان کے حالات کو آپ ایجپٹ کے ساتھ اور لیبیا کے ساتھ اسیمولیٹ کر رہے ہو یا کمپیئر کر رہے ہو. دس از ان مائنڈفل انالیسس آف اینڈی خان صاحب چلیں یہ انالیسس صحیح نہیں ہے. یہ چلیں یہاں پہ صرف تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نہیں، اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم بھی کہتی ہے، پی ایم ایل این کے جو قائد ہیں وہ کل یہ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت عوام پرامن انقلاب کے لیے تیار رہے. وہ انقلاب جو عدلیہ کے وقت انہوں نے دیکھا تھا، تو اس وقت سب یہی کہہ رہے ہیں اس وقت پرامن انقلاب کی بات کر رہے ہیں. پرامن انقلاب تو وہی ہوتا ہے جو انتخابات کے ذریعے سے آ جاتا ہے. ڈسپیشنیٹلی تھوڑا سا صبر کرو. 2013 کے اندر عمران خان بھی لڑ سکتے ہیں، جماعت اسلامی لڑ سکتی ہے، الطاف صاحب بھی لڑ سکتے ہیں، ہم بھی لڑ سکتے ہیں، پی ایم ایل قاف اور نون بھی لڑ سکتی ہے. رزلٹ بھاگ کے 3 بات سامنے آ جائے گا. عوام کے اختیارات ہیں، عوام ورڈکٹ اپنی دے دیں گے. صحیح ہے، تو عوام ورڈکٹ دے دیں گے. اس وقت آپ کا اس وقت مطالبہ کیا یہ ہے کہ مڈ ٹرم انتخابات ہونے چاہیے ملک میں؟ ابھی مڈ ٹرم انتخابات کا مطالبہ نہیں کیا ہم نے. اچھا، ہم نے ابھی یہ بات کی کہ 10 نکاتی ایجنڈا جو ہے اس پہ عمل کیا جائے. اس پہ انہوں نے کمیٹیاں بنائی، اس پہ عمل نہیں کیا. تو بات کی کہ مڈ ٹرم انتخابات کا تو ہم بعد میں اعلان کریں گے ہم نے کیا لائے عمل طے کرنا ہے. ابھی پہلے ان کو پنجاب حکومت سے الگ کریں گے، اس کے بعد پھر اب جو ماحول ہوگا جو. اچھا، ایک اور بات کہی گئی تھی جب یہ ایجنڈا آیا تھا تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر اس پر عمل درآمد نہیں کر سکی، یعنی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ صحیح طرح سے صحیح نیت سے عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پھر 45 دن بعد دوسری پارٹیز کی طرف بھی جایا جائے گا اور ان سے بھی ان کی جو ہے ان کے ساتھ مل کر کوئی راہ ہموار کی جائے گی. ایسا ہوگا کیا؟ کوئی تمام پارٹیوں سے رابطے ہیں، دوسری پارٹیوں سے تو مطلب کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہمارے گرد بھی پارٹی سے وہ اختلاف جو ہے وہ نظریات کا ہے. جو اختلاف کوئی کسی پارٹی سے ہماری جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے. آج بھی ساری پارٹیوں سے ہمارے رابطے ہیں، آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ضرورت پڑی تو پھر اس میں. اچھا، یہ اگر ان کی نیت واقعی ملک کے لیے بہتری لانا ہے اس پر تو آپ ساتھ دیں گے؟ یہ اگر قومی ایجنڈا جو ان کا 10 نکاتی اس پر ہے، آپ شامل ہوں گے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے مل جل کے کام کریں؟
ये देखो सारा बिगाड़ पैदा करें और फिर आ जाएं कि भाई आ जाओ हमारी मदद करो। हाँ, खुद बिगाड़ें और जब आए वक्त मुश्किल का तो फिर कहें आओ साथ आओ, मगर हम मुल्क की खातिर हर काम करने को तैयार। ये मैं आपके सामने बात रख दूं, मगर मैं आपके सामने ये एक और बात ये रखना चाहता हूं कि अभी जिक्र हो रहा था कि वो 2 लोग चले गए। मैं कहता हूं कि ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी, कम से कम उस कॉन्सुलेट का मुहासरा रखते कि यार इस कॉन्सुलेट के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने हमारे एक आदमी को जिस तरह से भी गाड़ी से कत्ल किया या एक्सीडेंट के साथ वो मरा है, वो जिम्मेदारी की पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी। वो पंजाब हुकूमत कॉन्सुलेट का मुहासरा रख सकती थी कि यार वो नाम दो, बरामद करो पंजाब पुलिस भाई। अगर एफआईए जिम्मेदार है और एयरपोर्ट्स इनके नीचे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं है, तो ये कर सकते थे। निकलने के बाद भी इनका कोई मस्बत बयान नहीं आया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे एनडी खान साहब ने कहा कि वहां का इनकलाब यहाँ नहीं आ सकता और आप किससे मुवाजना करते हैं, मैं कहता हूं पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की गुर्बत, पाकिस्तान की मुफलसी, पाकिस्तान का गरीब आदमी मिस्र, अलजायर, लीबिया और यमन से कहीं ज्यादा गरीब है, कहीं ज्यादा गुर्बत। अच्छा, उन्होंने उसके मसाइल बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा 2013 तक इंतजार कर लें। दूसरे में आपसे मशवरा दे रहे थे। मैं कह रहा हूं कि जी इनकलाब रोका इन दोनों जमातों ने। किस तरह से रोका? जब हमने कहा कि इलेक्शंस का बायकॉट करो, स्टेटस को बदलना है, तो ये चले गए, मिल गए, फिर वही चार्टर और डेमोक्रेसी के अंदर जाकर मिल लिए, क्या फ़ायदा हुआ? उसके बाद जब हमारा इनकलाब, दूसरा इनकलाब चला, वो चला जब जिस दिन ये सीक्रेट सर्विसेज की, हमारी अपनी हुकूमत की एजेंसीज की इत्तला है कि 5 लाख आदमी इस्लामाबाद में होते। जब स्टेटस को बदलता नजर आया तो फिर इन लोगों ने गुजरांवाला में मायदा कर उस इनकलाब को। अच्छा, उन्होंने मशवरा आपको दिया कि 2013 तक इंतजार कर लें, 2013 में इलेक्शंस होंगे, फिर आप इमरान खान साहब आ जाएंगे। इंतजार करूं? मेरा मुल्क तो खोखला किए जा रहे हैं रोज बरोज। मैं क्यों इंतजार करूं? मैं क्यों नहीं मिड टर्म का डिमांड करूं? मिड टर्म इलेक्शन हम भी जमहूरी इनकलाब। वो कह रहे हैं कि गुंजाइश ही नहीं बची ना इंतजार करने की। आप लाइन पे मौजूद हैं एनडी खान साहब? जी एनडी खान साहब, वो कह रहे हैं, आपने कहा ना कि 2013 तक इंतजार कर ले इमरान खान साहब, फिर इलेक्शन लड़ लीजिएगा, फिर इलेक्ट हो जाएगा, फिर कोई मुल्क के लिए काम कर लीजिएगा। वो कह रहे हैं इंतजार की गुंजाइश नहीं है, मुल्क इन हालात पे आ चुका है कि इंतजार नहीं हो सकता मजीद अब। अरे कोई हालात नहीं, ये क्रिएट कर रहे हैं, ये ओवर एक्सप्लेन करके सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ इन्फ्लेशन है, हाँ बेरोजगारी है, हाँ इक्तिसादी हालात बहुत खराब है, और कोई पार्टी इन हालात को तनहा हल नहीं कर सकती है। जमहूरी निजाम के अलावा और कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। तो जमहूरी निजाम की बात तो वो भी कर रहे हैं एनडी खान साहब, वो भी जमहूरी निजाम की ही बात कर रहे हैं, वो किसी और चीज की बात नहीं कर रहे हैं। जमहूरियत के जरिए ही वो जो कह रहे चेंज आएगा, तब्दीली आएगी, वो जमहूरियत के जरिए आएगी। देखिए मैं आपकी आवाज सही तौर पर परसीव नहीं। एनडी खान साहब वो ये कह रहे हैं, एनडी खान साहब वो ये कह रहे हैं इस वक्त की जो तब्दीली की जो बात कर रहे हैं, वो तब्दीली जमहूरियत के जरिए ही आएगी, वो गैर जमहूरी तरीके से तब्दीली की बात नहीं कर रहे हैं। और बेशक है तब्दीली आएगी जमहूरी निजाम के जरिए, प्रोसेस के जरिए, इवोल्यूशन के जरिए, एक दिन में नहीं आएगी। और अगर आप 40 बरस के बाद आने वाली तब्दीली के हालात को ये समझते हैं कि आपके लिए उससे कोई असिस्टेंस मिलेगी, तो ये खाम ख्याली है, अनमाइंडफुल एनालिसिस है प्रेजेंट सिचुएशन की मिडिल ईस्ट के ऊपर। और खास तौर से मैं ये गरीब से पूछे, एनालिसिस तो सही गरीब आदमी देगा। अलवी साहब से मैं ये कहना चाहूंगा, पहले यार अपनी पार्टी तो ऑर्गेनाइज करो, सारे मुल्क से फैलाओ। मेरी पार्टी की फिक्र मत करो, मुल्क की फिक्र कर लो बस। हम आपसे भी क्या कहते हैं, अपील करते रहे, अब हम चैलेंज कर रहे हैं। बगैर किसी ऑर्गेनाइज पार्टी के कोई रेवोल्यूशन नहीं आता। वो कह रहे हैं मुल्क की फिक्र कर ले आप, हमारी पार्टी की फिक्र न करें। मेरी पार्टी की फिक्र नहीं करें, मेरी पार्टी सबको चैलेंज कर रही है, आप मुल्क की फिक्र करें। कैसे फिक्र न करूं? आप जमहूरियत पसंद है, आप मुशर्रफ के साथ बैठे थे, उससे 100 सीटें मांगी थी, उससे आप होप कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर बन के उसके साथ बैठेंगे। जी जिस दिन मुशर्रफ साहब आए थे उस दिन बेनजीर साहिबा का बयान था कि हम सारी कोऑपरेशन के लिए आपके साथ तैयार हैं, और अगर आप देखना चाहें तो ये तारीख का हिस्सा है। अरे वो तो बात की बात है, पहली बात तो ये बैठ गए थे। एनडी खान साहब ये बताइए, चोरी कोई नहीं की है, हम आजाद है चोरियों के इल्जाम से। एनडी खान साहब ये मशवरा तो आपने आरिफ अलवी साहब को दिया, उस्मानी जो पीएमएलएन की नुमाइंदगी कर रहे हैं उस्मानी साहब, उनको क्या मशवरा देंगे इस पर आप? उन्हें मशवरा यही है कि हम और आप भाई भाई हैं। अच्छा भाई भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आप। सर अभी भाई हैं आप। एनडी खान साहब माजरत के साथ मैंने एक बात पूछनी है, भाई भाई का आप कह रहे हैं भी थोड़ी देर कल परसों कह रहे हैं आप दोनों, वो भी कह रहे हैं भाई भाई, तो सब कह रहे हैं भाई भाई है, तो वही आप परसों आपके वजीर दाखिला साहब ने तो पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो दोनों पार्टियां स्टेज पर हैं, और मियां साहब समझते हैं इस बात को, और कुछ भी नहीं होगा। सर मियां साहब समझते हैं तो मियां साहब की बात को इतना बुरा क्यों माना जा रहा है? जुल्फिकार मिर्जा साहब तड़ियां क्यों लगा रहे हैं? सही है, तो आपको पूरा यकीन है कि भाई रूठेंगे नहीं?
भाई भाई हैं, भाई रूठेंगे भी नहीं। एंडी खान साहब, पूरा यकीन है आपको? आप ऐसा करो कि यार पैनल डिस्कशन में मुझे बुला लो, तो फिर मैं शहर हासिल गुफ्तगू करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया, शायद आवाज वहां तक सही नहीं पहुंच सकी। बहुत बहुत शुक्रिया एंडी खान साहब का, जो हमें ज्वाइन कर रहे थे। भाई भाई हैं, सदुल भुट्टो साहब की राय लूंगा इसके ऊपर। वो कह रहे हैं भाई भाई हैं, आप लोग भी कह रहे थे भाई भाई हैं, लेकिन यकीन नहीं कर रहे थे, ये तस्लीम नहीं कर रहे थे। सर भाई भाई होना कोई गुनाह नहीं है कि भुट्टो साहब हमारे